Hello guys, here is Anshu Chalotra. Today we will start our fourth lecture of Indian Polity MCQ series under 30 days crash course for JKB Border Battalion and Indian Army. So first share it to maximum people so that all can join and benefit and get benefited. So let us start with our first question. First question है which amendment is known as mini constitution? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? वो कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था ये आपने चेक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है विच वाज फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड इन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट कौन सी बनाई गई थी? वो थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऐसी थी जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है हु कॉल्ड प्रीएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड प्रीएम्बल को किसने कहा था? वो कहा था N.A. पालकीवाला जी ने। तो फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड? प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है? प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और वो कब किया गया है ये आपने बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट में आपने बताना है कि वो कब किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर एक्सेडेड टू इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में कब मिलाया गया था? वो मिलाया गया था 26 सेकंड ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन पे वहाँ पे साइन किए थे जब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिलाया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ कैन एनीवन गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिल सकते हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, तीनों से मिल सकती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो एक और तरीका भी है, वो क्या है? नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है सॉरी आगे सेवन्थ क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ए पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 ही और शी कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय? तो ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा एक कोई भी पर्सन है जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है, वो इंडिया का सिटीजन किस तरीके से हो सकता है? उसको बाय बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है कि बाय बर्थ वो इंडिया में उसका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, तो इसलिए उसको इंडिया का सिटीजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन हाउ कैन ए सिटीजन ऑफ इंडिया गेट हिज सिटीजनशिप लॉस्ट? तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इंडिया की सिटीजनशिप लॉस्ट खत्म हो सकती है किसी भी पर्सन की? रिनंसिएशन, डिप्राइवेशन और टर्मिनेशन, या ऑल ऑफ द अबव? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ऊपर तीनों तरीके हैं जिनसे हमारी सिटीजनशिप वो खत्म हो सकती है। 9th क्वेश्चन है when a person shows disloyalty to constitution he or she can lose his or her citizenship by which mode? तो अगर कोई भी पर्सन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की निंदा करता है या उसकी इज्जत नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गलत बोलता है कुछ, तो उसकी वजह से उसकी सिटीजनशिप भी जा सकती है। तो इसलिए उस सिटीजन को किस तरीके से उसकी सिटीजनशिप जा सकती है? वो जा सकती है डिप्राइवेशन। फर्स्ट ऑप्शन होगा बाय डिप्राइवेशन। वो कैसे? उसकी सिटीजनशिप उससे छीन ली जाती है। ठीक है, मैंने अभी बदलने वाली बात बोली, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बदल सकते हैं, वो एक लीगल तरीका है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे हमें बताया गया कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय? फंडामेंटल राइट्स में पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो किस एक्ट से उसको डिलीट किया गया था? वो किया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ऑप्शन थर्ड होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट और यूटी अर्लियर हैड ड्यूल सिटीजनशिप इन इंडिया? तो इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट या यूटी थी जिसके पास पहले ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, अब नहीं है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन थे
इनके पास पहले ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, JNK की भी होती थी और इंडिया की भी होती थी। पर जो आउट ऑफ JNK रहते थे लोग बाकी इंडिया में, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा वगैरह, तो उसमें क्या होता था, जब उनके पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होती थी पर जम्मू एंड कश्मीर के नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के पास पहले ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, जो कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद हमारे लिए जो सिंगल सिटीजनशिप हो गई इंडिया की। अभी पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। 12th क्वेश्चन है, when a person is not allowed to reside and settle in any part of India, which fundamental right is breached? तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट उसका जो तोड़ा जाता है जब किसी पर्सन को इंडिया में कहीं पे भी नहीं रहने दिया जाता? तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम कहीं पे भी रह सकते हैं। तो इस कौन से राइट के अंडर आता है? ये राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज राइट टू एजुकेशन मेड ए फंडामेंटल राइट? तो राइट टू एजुकेशन का फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ये बनाया गया था 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया, कौन सा अमेंडमेंट किया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। 14th क्वेश्चन है, हु कैन कास्ट वोट इन इंडिया? तो इंडिया में वोट कौन डाल सकता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इंडियन सिटीजन। ठीक है, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इंडिया में वोट डाल सकते हैं और कोई वोट नहीं डाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, अंडर विच आर्टिकल अवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड? ये मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम नहीं बदल सकते, सिर्फ कुछ ही चीज़ों में थोड़ी बहुत अगर इम्प्रूवमेंट अगर हमें लगती है तो हम उसके का तरीके हैं उसको हम बदल सकते हैं। वो कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। सॉरी, एक मिनट, कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी टू बी प्रोड्यूस्ड टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन हाउ मच टाइम? ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस की कस्टडी में उसको रखा जाता है, तो उसके पास का जो कोर्ट है, यानी पास के जो जज वगैरह है, वहाँ पे उसको लेके जाना पड़ता है। कितने टाइम के अंदर? 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में ले जाना पड़ता है। नहीं तो अगर जो पुलिस है वो फेल हो जाती है उसको 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने पे, तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। फिर 24 के आवर्स के पहले पहले उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। 17th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटीज़? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रोहिबिट करता है कि जो 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज, माइंस या अदर हैजार्डस एक्टिविटीज़ में हम नहीं लगा सकते? वो कौन सा आर्टिकल है? इसका ऑप्शन है आर्टिकल 24, फोर्थ ऑप्शन है इसका। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने सिर्फ लाइक करना है, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। हमारे फेसबुक पे चैनल हमारे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे डेली वीडियोस हमारी अपलोड होती हैं, वो देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन? मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन को लेके बनाई गई थी मोरारजी देसाई जी द्वारा। तो ये बनाई गई थी 1979 में बनाई गई थी। पर ये इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? ऑप्शन 3, 1980 में। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग? ऐसी कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं? रिट क्या होता है? एक तरह का ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ऑर्डर समझ लीजिए एक तरह के इसको, कि वो कौन सी रिट है? जब कोई भी फंक्शन है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का कुछ जो दफ्तर है
वो अब कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे तहसीलदार के पास आप जाते हो कि ये काम मैंने करवाना है, तो वो काम अगर नहीं करके देते, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्कूल है, कोई भी ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, सोशल वेलफेयर का, किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर वो नहीं करते काम, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, रिट इशू करवा सकते हो उनसे, तो फिर उनको काम करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिट ऑफ मैंडेमस। फर्स्ट ऑप्शन है रिट ऑफ मैंडेमस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट हम कौन सी रिट इशू करवा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कौन होगी? जो गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर जितने भी होंगे, वो सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है सर्शरी एंड मैंडेमस। ऐसी दो रिट्स हैं जिनमें हम वो कर सकते हैं, बाकी अलग अलग रिट्स हैं। 21th क्वेश्चन है, द पावर टू इशू रिट्स हैज़ बीन एनविसेज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो जो रिट इशू करने की पावर है वो कौन से फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस के अंडर बनाई गई है? वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन थर्ड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर हम रिट्स इशू करवा सकते हैं। 22nd क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपने लगा देना है। इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं पे डीपीएसपी ऑप्शन आ जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ही चीज़ है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है। ये आता है पार्ट 4A के अंडर। और आर्टिकल आपने बताना है कौन से आर्टिकल से लेके कहाँ तक के आता है। 23rd क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे की गई थी? वो की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 24th क्वेश्चन पे, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 पुट्स ड्यूटी ऑन पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड इन द एज ऑफ। तो जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। तो इस एक्ट में क्या हुआ था कि पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलवाएं। तो कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक? ये है फर्स्ट ऑप्शन 6 से लेके 14 एज तक, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A के अंदर आता है, ये मैंने आपको बताया। डीपीएसपी है स्टेट पॉलिसी का, ये पार्ट 4 के अंदर आता है। ठीक है, एक मिनट, डीपीएसपी सॉरी, देखिए 22nd क्वेश्चन पे एक मिनट आइए। जो 22nd क्वेश्चन है डीपीएसपी है, ये पार्ट 4 के अंदर आता है। पार्ट 4A के अंदर कौन सा आता है? पार्ट 4A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी है जो पार्ट 4A के अंदर आता है। अभी आइए अपने जो 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A के अंदर आता है, ये भी ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर आता है, ये भी ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 के अंदर, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th, नन ऑफ दीज। तो ऐसा कौन सी चीज़ जो करेक्टली नॉट मैच्ड है, ये याद रखिए। ये चीज़ हमेशा देखिए कि नॉट लिखा हुआ है। कि बच्चे ऐसे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो उनको लगता है कि ये पूछा गया करेक्टली मैच कौन सा हुआ है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो इसका फर्स्ट ऑप्शन वो ठीक है, इसको टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
विच आर्टिकल अंडर DPSP proposes फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना किस आर्टिकल के अंडर आया था? तो देखिए हमारी यूनियन के 3 पार्ट्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किस आर्टिकल के अंडर किया गया? वो किया गया था आर्टिकल 50 के अंडर। आर्टिकल 50 के अंडर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया था। जुडिशरी क्या था? कोर्ट वगैरह, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह आ गए। एग्जीक्यूटिव कौन आ गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। 27th क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल। तो पंजाबी बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ सिंगल स्टेट बनाना किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? वो हुआ था शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे। तो पंजाब देखिए, पंजाब को जब बनाया गया था तो पहले क्या होता था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इकट्ठे होते थे, जॉइंट होते थे। तो जो हरियाणवी बोलने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया था, पंजाब की जो स्टेट थी वो अलग कर दी गई थी। पंजाब में सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोग ही होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितने टाइप्स की रिट्स इशू करता है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सेकंड 5 रिट्स, 5 तरह की रिट्स इशू करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, विच द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम। जो पार्ट थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? क्वेश्चन नंबर 29 इसका है, ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, तो पार्ट 4 कहाँ से लेके हो गया? पार्ट 4 हो गया 36 से लेके 51 तक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पार्ट थर्ड कहाँ से लेके कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें से कौन है? सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है। प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके साथ हमने जो DPSP तक अपना जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम जो अलग अलग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह, हम वो करेंगे आगे आगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तो हमेशा अपने प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल JKSSB अड्डा। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDFs के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्कशन है, वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।